Good morning and welcome to your 5 a.m. Cash Flow Mastery. My dear friend, the topic for today is Journey of 90 Days Towards Cash Rich Life. Yes, अगले 90 दिनों के अंदर कौन कौन से आपने स्टेप लेने हैं कि जो आपकी जो कैश रिच लाइफ चल रही है ना, वो एक्सेलरेट करती जाए, प्रोग्रेस करती जाए, आगे बढ़ती जाए एंड देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ एट ऑल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक कैश फ्लो की लाइफ के अंदर। सबसे पहले ना मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूंगा, जो आप मेरे साथ लाइव है, यू आर अमेजिंग, ग्रेट, फैंटास्टिक, 5 a.m. live with me, great sir, great Sushil ji, KK Maheshwari ji, everybody, like all the people who are present right now, और at the same time जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे आज के 5 a.m. सेशन की, वो तो पूरी तरह से इसको एंजॉय और सेलिब्रेट करने ही वाले हैं, राइट? तो ना बात करते हैं आज के टॉपिक की, जर्नी ऑफ 90 डेज टुवर्ड्स कैश रिच लाइफ। देखो, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है ना सेविंग्स का, आप सेविंग्स कर रहे हो ना, आई मीन टू से कि जब एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आ रही है, वो एक्टिव इनकम हो सकती है, यानी कि आप जिस बिजनेस में हैं और वहां से आपका बिजनेस किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, आप कंपनी में प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर हैं और हर महीने एक फिक्स अमाउंट टुवर्ड्स ड्राइंग्स और सैलरी और डायरेक्टर सैलरी की फॉर्म में ले रहे हो, और वो पैसा कंसिस्टेंटली सेव कर रहे हो ना, इसको छोड़ मत देना। बहुत से लोग तो क्या कर रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कंपनी से जितनी सैलरी है उसकी बुक्स के अंदर पेबल की एंट्री आ रही है, ले नहीं रहे हैं सैलरी कंपनी के अंदर से, कंसिस्टेंटली एक फिक्स्ड डेट के अंदर नहीं ले रहे हैं। वो कहते ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस से पैसे तो हम ले ही लेते हैं। पॉइंट क्या है कि एक फिक्स आपने प्रोसेस जो बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं उसके अंदर अपनी कैश रिच जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, आज जो पहला कदम, देखो वीक बाय वीक कुछ स्टेप लेने हैं, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या है कि सेविंग्स की तरफ आप ना ट्रांसफर हो जाओ, क्योंकि वहां पर काम करता है द कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड जब करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर रिटर्न मिली, अब नेक्स्ट मंथ में और पैसा ऐड हो गया, पिछले के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है अब उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ना बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, और जो कहते हैं ना एट्थ वंडर जो है वो कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट ही है। तो पॉइंट क्या है कि फॉर्मूला समझो, ए यानी कि जो अमाउंट है वो कितना होता है, जितना प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करते हो ना, सेव करते हो, 1 + आर स्टैंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% मिल रहा है आपको, 6% मिल रहा है एफडी के ऊपर, 10% आप म्यूचुअल फंड टैप फंड के ऊपर ले रहे हो, इक्विटी के अंदर 22-21% का, या और आपने कॉम्बिनेशन करके जिस तरीके से आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट ऑफ टी। एन, एन का मतलब है कितने साल तक, कितने, अगर मंथली है तो कितने महीने, साल है तो कितने साल, और कितनी ड्यूरेशन तक, ये फार्मूला है। आप कह रहे हो मैं क्या करूं, मैथमेटिक्स की क्लास में तो नहीं आया, फाइनेंस की क्लास के अंदर में आ गया हूं, आज कैश फ्लो के सेशन के अंदर हूं। तो जगमोहन आप क्यों बात कर रहे हो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की? मैं इसलिए बात कर रहा हूं ताकि ये जो आपकी जर्नी है ना कैश रिच लाइफ की, उसके अंदर सेविंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग करते जाओ और उसको एक ऐसी जगह के ऊपर करते जाओ जहां पर कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आता है। आप कह रहे थोड़ा एक्सप्लेन करो। अरे वो आपने स्टोरी तो सुनी हुई है ना, एक राजा, एक फार्मर, तो फार्मर जब अपनी शर्त जीत गया, तो फार्मर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा मांगो, क्या इनाम मांगते हो? तो फार्मर ने क्या कहा था? फार्मर ने कहा था कि आप मुझे एक शतरंज, जो होती है ना शतरंज, चेस,
पहले खाने में 1 दाने के बराबर चावल दे दो, दूसरे खाने में 2 चावल, तीसरे में 4, चौथे में 8, यानी कि हर एक चेस के जो 64 बॉक्सेस होते हैं, तो फार्मर ने कहा कि बस डबल-डबल करके उतने दाने दे दो। राजा कहता है क्या है? मैम कुछ बड़ा माँगो, कुछ ऐसा माँगो जिससे कि लगे कि तुम्हें कुछ इनाम मिला है, तो किसान हो तो चावल ही माँगे आपने। चलो ठीक है, दे दो जितने चावल देने हैं। जब चावल की कैलकुलेशन करने के लिए मैथमेटिशियन बैठे, सेनापति बैठे, कहते हैं महाराज जितने चावल इनको हमें देने पड़े हैं, हमारे पूरे के पूरे गोदाम ही खाली हो जाने हैं, इतने चावल माँग लिए इन्होंने। तो कहते ऐसे कैसे हो सकता है? जब ये मैं भी ये कहानी सुना करता था ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के टाइम पे, तो मेरा भी बड़ा मन में इंटरेस्ट करता है था कि चलो यार देखें यार एक बार ना एक्सेल के अंदर इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं, ये कैसे दिखाई कैसे देती है। तो मैंने कहा चलो आज ना आपके साथ 5 AM के सेशन में जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप ही के सामने देखते हैं उस फार्मर और राजा की कहानी के अंदर, तो कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो चेस के अंदर कितने बॉक्सेस होते हैं जी? 64 होते हैं। देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग नंबर आता है। तो 1 2 3 4 करते करते हम सीरियल नंबर पे चलते हैं और 64 के बराबर की हमने काउंटिंग काउंट कर ली। लो जी, ये पहुंच गए 64 पे, तो टोटल 64 बॉक्सेस हो गए। एक दाना पहले, चावल का दाना पहले बॉक्स के अंदर, दूसरे के अंदर वो कह रहा है कि इसको डबल कर दो। लो जी, डबल कर दिया। तो दूसरे में 2 है, अब तीसरे में 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। ये तो कुछ भी दाने नहीं हुए। दिखते कितने हैं? 64। अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। 512, 1024, ये कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट, उनका इम्पैक्ट देखते हैं किस गिनती के साथ में ये बढ़ रहे हैं। लाइव कर रहा हूँ आपके साथ में, तो जरा उस स्टोरी को समझें। अब यहाँ तो 24th पे पहुंच गए हैं। चलें आगे, चले आगे। अब देखो यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है ना, जैसे कहते हैं ना वारेन बफेट की जो वेल्थ, उनकी 90 प्लस की एज है वारेन बफेट की। तो वारेन बफेट की जो वेल्थ मल्टीप्लाई हो रही है, वो उनके 80 में और 90 साल में देख लो कितनी वेल्थ मल्टीप्लाई हुई है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब कहाँ तक पहुंचेगी ये गिनती? अब ये 34th कॉलम में ये, अच्छा इसको जरा डिवाइड करके देखें, 1 करोड़ से डिवाइड करके देखते हैं। पहले अब इसको टोटल कर लेते हैं। अगर अगर पहले में 1 है, तो दूसरे में कितने होंगे? दूसरे में कितने आ गए? 3। तो तीसरे में कितने आ गए? टोटल कर रहे हैं ना, 1 जमा 2 इज इक्वल टू 3, 3 जमा 4 इज इक्वल टू 7, साथ साथ टोटलिंग भी करते जाते हैं। तो टोटल करते करते यहाँ तक देखिए कितने पहुंचे। लो जी, यहाँ तक पहुंच गए आपके ये। अब इसको जरा करोड़ में देख लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय 6,871 करोड़, तो यहाँ तक हो चुके हैं। कितने हुए जी? 6,872 करोड़ चावल के दाने। अभी हम 36th पे पहुंचे हैं। आगे चलें, आगे कितने कितने पहुंचते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे हो गए हैं जी 13,744 करोड़, 27 करोड़, 27,000 करोड़, 54,000 करोड़, 109 करोड़, 439, वो तो हो गए 4,39,805 करोड़। तो अच्छा, चलो इसको पूरा का पूरा 64 तक चले जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? लो जी नंबर ये नंबर, अरे बाप रे, ये तो इसने भी कैलकुलेट करना बंद कर दिया। ये तो 64 में इतना हो गया, यानी कि इतने करोड़ करोड़, मतलब कि पता नहीं कितने करोड़ है, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि 1,84,467 करोड़ 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 इतने चावल के दाने। मतलब यहाँ हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फिगर, जो कि हमने करोड़ से डिवाइड किया था, तो ये फिगर अनकाउंटेबल हो गई है। 1,84,467 करोड़। आप कह रहे हो कि जगमोहन जी क्या कर रहे हो आप? मैं आपके सामने ना एक सिंपल मैथमेटिक्स का टेबल डिस्कस कर रहा हूँ। भाई कर लिया ना टेबल आपके सामने डिस्कस, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पता नहीं कितने करोड़ करोड़ वाला एग्जाम्पल ये बार बार हमें फार्मर और
राजा वाला दिया जाता है। तो कैलकुलेशन अब हमने खुद आपके सामने एक्सेल के ऊपर चेक कर ली कि नहीं कर ली, अभी लाइव आपके सामने चेक की है। तो किसान को चावल के दाने देने के लिए पूरे के पूरे राज्य, क्या पूरे देश के अंदर उतने चावल नहीं बचे जितने उनको देने की जरूरत थी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं, ये जो सेविंग है हमने कर रहे हैं क्या? अगर आज आपकी एज 50 और 70 साल के बीच में है, तो सोचो जब आप स्कूल कॉलेज के अंदर हो, उसी समय से एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ 500 रुपए का भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो फिगर देखो कहां तक चली गई है। कुछ करोड़ तो वैसे ही साइड पर पड़े हुए हैं। ये है पावर ऑफ सेविंग। हमारे जो बड़े बुजुर्ग पुराने पूर्वज जो हैं, वो जो हमें बता गए हैं कि कुछ ना कुछ अपने हिस्से का हमें सेव करना चाहिए। दैट मीन टू से कि जैसे घर के आंगन के पिछवाड़े में एक मटके के अंदर खड्डा खोद के वहां पर भी पैसे सेव करके रखे होते थे, वो भी एक 6 जार टेक्नोलॉजी की तरह। कभी घर की रिनोवेशन करनी हुई, घर में शादी हुई, तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज की डेट में तो वो सेविंग आप बैंक्स में या अदर इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट से वो पैसे इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट सेव नहीं कर रहे हो, तो करना शुरू कर दो। तो करना शुरू कर दो, ये आपके 90 डेज का सबसे पहला कदम है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से आप कर रहे हो। आपने कहा ठीक है, करना शुरू कर रहे हैं हम। तो देखो करने के ना 2 पैरामीटर होते हैं करने के। पहला, एक तो होता है आप अपनी मनी को ना प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। सेविंग यानी कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपने रखे हुए हैं पैसे, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप पैसे रख सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर आप पैसे रखते हो, डेप्ट फंड के अंदर पैसे रखते हो। क्यों? प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब ग्रो करने की बारी आती है, तो वहां पर क्या है? म्यूचुअल फंड, इक्विटी, यूएस के स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सारी की सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर आपको बड़े ही कैलकुलेटिव तरीके से सीधा सीधा, मतलब सेविंग है कहां पर जाएगी? सेविंग सेविंग अकाउंट में जाएगी, एफडी में जाएगी, पीपीएफ में जाएगी, डेप्ट में जाएगी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, यूएस स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, रियल एस्टेट, या अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए अपने पैसे को आप क्या कर रहे हो? ग्रो कर रहे हो। ग्रो कर रहे हो। ये एक हैबिट है जो आपने डेवलप करनी शुरू कर दी है। इमीडिएटली कर दो। अगर आपकी कैपेसिटी 500 रुपए की है तो 500, 5,000 है तो 5,000, 5 लाख है तो 5 लाख महीने के आप साइड पे करना शुरू करो। वीकली करना है वीकली करो, जैसे भी करना है। मनी को कैश रिच करने के लिए 10 रुपए से शुरू करो, चाहे 10,000 से शुरू करो। ये ना कंसिस्टेंटली आपके लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, आज मैंने ना एक पॉइंट आपको दिया है। तो कैसे करें? सिप करनी है ना। सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हमने डिसाइड कर ही लिया कि आपको एक फिक्स अमाउंट अपनी कंपनी से विड्रॉ करना है, तो फिक्स आ रहा है ना, उसका एक हिस्सा अपनी नेसेसिटी में इस्तेमाल करते हुए, बाकी 6 जार को फॉलो करते हुए आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसे चले जा रहे हैं। पूरी तरह से अगर आप कैश रिच लाइफ के फंडामेंटल को समझना चाहते हो और सेविंग के एस्पेक्ट को करना चाहते हो और कैश रिच लाइफ के लिए जा रहे हो ना, तो आप ना अपने माइंड को सिग्नल क्या दे रहे हो कि मैं इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहा हूं। अब ये क्या होता है इमरजेंसी फंड? देखो, इमरजेंसी फंड होता है 1 ईयर की इनकम के बराबर का आपके पास फंड अवेलेबल हो। एज ए कैश फ्लो कोच मैं आपको बता रहा हूं कि कैश रिच लाइफ को जीने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे फॉर्मूले कैश फ्लो से रिलेटेड अपनी लाइफ में लगाने पड़ेंगे। उसमें दिमाग को हमने हैक कैसे किया? नहीं सुनता ना दिमाग, उसको हैक कैसे किया हमने? हमने बोला देखो जी, मेरे पास तो ना 1 साल की इनकम का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अगर आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हो तो 60 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड साइड पे कर दो। आप कह रहे हो मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, तो 10 लाख इंटू 12 इज इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड। आप कहते हो 1 करोड़ तो मेरी इनकम है, 12 करोड़ का इमरजेंसी फंड। मैं बता रहा हूं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक बार ना एक नाम दे दो, तो ये जो सेविंग हो नहीं रही थी ना,
और ये जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन करना चाहते हैं और कभी-कभी फ्लक्चुएशन आती है, कभी लॉकडाउन आ गया, इम्पैक्ट आ गया, बिज़नेस पे इम्पैक्ट आ गया, पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट आ गया, कोई छोटी-बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लाइफ में एक फिगर डिसाइड करो, जिसका नाम रखो इमरजेंसी फंड, और उस इमरजेंसी फंड के अंदर आप क्या कर रहे हो? 1 साल के बराबर की इनकम का ये आपका पहला टारगेट है। ये पहला टारगेट है आपका। तो क्या हुआ? इस बारे में अब आपने सोचना शुरू किया। तो पूरे 90 दिनों के अंदर ना, 90 दिनों के अंदर जो-जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उसका सेटअप आपने बना लेना है, बेबी स्टेप लेते हुए। ठीक है जी? इमरजेंसी फंड की बात आपको समझ में आ गई। तो अब क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दो। पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि ये ट्रैप है। ये जो क्या कह रहे हो आप? यस, जो हमें लग रहा है ना कि मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उसकी टाइमली पेमेंट कर देता हूँ, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिछले 3 सालों की अपनी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री को देख लो। ये मैं पर्सनल सेविंग और ग्रोथ की बात करता हूँ। हाँ, बिज़नेस के लिए आपने क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है और बिज़नेस के खर्चे वहाँ से कर लो। जैसे अपने ट्रैवल के खर्चे हैं, टिकट वहाँ से बुक करा दो, उसके बाद कन्वेंस के हैं, गाड़ी के पेट्रोल के हैं, आप टेलीफ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी और सब चीज़ों की पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाती है। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड अगर आप कंपनी में डायरेक्टर है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर हैं, तो आप ये मान के चल रहे हो कि वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर बिज़नेस, और उसके जो खर्चे हैं वो इसके अंदर से कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आपको कुछ खर्च करना है ना, पर्सनल लाइफ के अंदर, वो डेबिट कार्ड से खर्च करो। जो 6 जार सिस्टम है, तो नेसेसिटी वाले अकाउंट में से आपकी रूटीन के खर्चे जाएँगे। नेसेसिटी वाले अकाउंट से। उससे होगा क्या? क्रेडिट कार्ड इतना स्वीट ट्रैप है कि जब आप फैमिली के साथ पर्सनली बाहर ट्रैवल कहीं भी जाते हो, तो ये आपका दिमाग ना आपको लगातार सिग्नल देता है, चलो कुछ नहीं, अरे कर लो, कार्ड है ना, 5 लाख की लिमिट है, 10 लाख की लिमिट है, करो स्वाइप, अभी तो लो, देखी जाएगी। अच्छा हाँ, फैमिली इंपॉर्टेंट है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, अभी वो इंपॉर्टेंट है, ये तो कर लेना चाहिए। वो कहीं न कहीं कार्ड स्वाइप हो ही जाता है, जबकि नेसेसिटी अकाउंट के हिसाब से आपको चलना था। ये मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। ये डिसिप्लिन आपका पर्सनल क्रेडिट कार्ड बंद आज से, और क्रेडिट कार्ड शुरू होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी का, और कंपनी के खर्चों की कंपनी के अकाउंट से ही पेमेंट जाके टाइम पर सेटल हो जाएगी। आप कहते हो नहीं मुझे रखना पड़ता है क्रेडिट कार्ड, मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ, यूएस जा रहा हूँ, दुबई जाता हूँ और जाना कहाँ-कहाँ जाता हूँ, क्रेडिट कार्ड तो मेरे लिए बैकअप चाहिए, तो ठीक है, रखो क्रेडिट कार्ड को बैकअप के तौर पे, तो फिर वो बैकअप के तौर पे रखना है उसको, यूज़ नहीं करना उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रखने के लिए मना नहीं कर रहा। आपने रख लिया, लेकिन अपनी टेम्पटेशन को, वर्ड देखो क्या है, यूज़। मैं पर्सनल में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि सडनली जब भी वो मिनिमम अमाउंट का ट्रैप आता है ना, मिनिमम अमाउंट का 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप देखो, आप सेविंग कर रहे हो, तो सेविंग करते करते आपके पास रिटर्न क्या आती है? 5% की एफडी पे रिटर्न आती है। थोड़ा रिस्क लेते हो डेब्ट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर 9-10% की आती है, इक्विटी पे 11-12% की आती है। इधर क्रेडिट कार्ड आपका 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और क्यूमुलेटिव चक्र भी उसका स्टार्ट हो जाता है। जिस कंपाउंडिंग इफेक्ट का हम बेनिफिट लेना चाह रहे थे, ये है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट का हम बेनिफिट लेना चाह रहे थे, ये क्रेडिट कार्ड वाले 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऐसे आपकी वेल्थ को चूस रहे हैं ना, एक भी गलती हो जाए तो हो गया काम। फिर एक कार्ड का दूसरे कार्ड में, दूसरे कार्ड का तीसरे कार्ड में स्वाइप करो, ट्रांसफर करो, ये करो, और सिबिल का जो रिकॉर्ड खराब होता है उसके बारे में तो पूछो ही मत। तो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल लेवल के अंदर, वेल्थ क्रिएशन के अंदर कुछ हैबिट्स आपकी डेवलप करनी मैंने शुरू कर दी है, और बात एकदम क्लियर हो गई है। सीधी सीधी बात है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिजनेस में करेंगे तो फिर देखो ऐसा है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो दिमाग को हैक करने के लिए, ताकि वो होता रहे, तो जो आप मंथली सिप करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो अपने किसी डियरेस्ट के नाम को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करो। जैसे चाइल्ड, आपने कहा है बच्चा, अब मेरा बच्चा हो गया और छोटा है, आज 2-4 साल का है, 6 महीने का है, 1 महीने का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो चलो ठीक है, एक फ्यूचर के लिए ना इसके हिसाब से मैं सेविंग कर लेता हूँ।
उसके नाम से आपने सेविंग करनी शुरू कर दी। अब जितने इमोशनल अटैचमेंट आपके बच्चे के साथ में है ना, तो आप वो सेविंग करते जाओगे। हालाँकि ऐसा होगा कि आपकी वेल्थ क्रिएट होती चली जा रही है और आप मैग्नेटिक इफेक्ट बन गए हो, इतने पैसे आपके पास आ जाने हैं कि आपको तो जो उसके नाम से सेव कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा अबंडेंस ऑफ मनी हमेशा अवेलेबल है। उसके नाम से इन्वेस्ट करने का, उसके नाम से मतलब कि इन्वेस्टमेंट आपके नाम से होगी, लेकिन मन में आपने धार रखा है कि ये पैसे उसके लिए मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आप सेविंग को तोड़ोगे नहीं। सेविंग की फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर ग्रोथ और अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो आप बोलोगी आने वाले बच्चों के लिए चलो मैंने ये कर दिया, तो दुनिया याद रखेगी, बच्चे याद रखेंगे, ये कुछ किया है पापा ने, मम्मी ने कुछ किया है, हाँ, चाइल्ड के नाम से। अच्छा, तो अब इन्वेस्ट कीपिंग योर डियरेस्ट नेम इन माइंड करके जरा प्लान कर लो, कौन-कौन से पैसे किस-किस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी सेविंग की हैबिट डेवलप हो चुकी है और आगे बढ़नी शुरू हो गई है। और लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोन के ट्रैप से बाहर आ जाओ। आप ये मान के चलो कि जो आप सडनली लोन लेके अपना कोई काम पूरा कर लेते हो ना, तो एक हैबिट ही बना लो कि लोन लेना ही नहीं है। कि आपने डेफरमेंट किया अपनी किसी एस्पेक्ट को, और उसके बाद जो आपकी आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, आप सिप करते हो। ईएमआई देने की जगह सिप, लोग कहते हैं ईएमआई निकल जाती है। ईएमआई तो निकल जाती है हर महीने, लेकिन सेविंग नहीं होती। एक बार के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट अटैच करते हुए इमरजेंसी फंड के नाम पे, बच्चे के नाम पे आप ना किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ये जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हमारी आ गई है ना, कि चलो उठाओ एप्पल का फ़ोन उठाओ, चलो ये भी उठाओ, चलो वो भी उठाओ, चलो हॉलिडे भी ट्रैवल कर लो, ईएमआई के ऊपर हॉलिडे भी घूमने चले जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। चलो उठाओ, उठाओ, उठाओ। हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए ये जो लोन लेने की हैबिट है, उसको खत्म कर दो। इंस्टेड आज के बाद ना कट, 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 कट सारे के सारे अगले पिछले लोन बराबर करते हुए डेब्ट फ्री लाइफ को रन करते हुए और सिप करते ज़िंदगी को जीना है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा। तो ये आपके 90 डेज़ के प्लान के अंदर आपने अब हैबिट डेवलप करनी शुरू कर दी कि ठीक है, मैं सेविंग करनी शुरू कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड मैंने बंद कर दिया है, कोई लोन लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैं आगे कर रहा हूँ। तो फिर एक बार ना अपनी इंश्योरेंस को आज दोबारा से चेक कर लो। कौन सी? मेडिक्लेम की इंश्योरेंस। होता क्या है कि सडनली समथिंग हैपन इन योर फैमिली, तो आप इमोशंस के साथ में ना, यहाँ पे माइंड हैक की बात कर रहा हूँ। देखो, है तो सारा खेल माइंडसेट का ही। फिर क्या हुआ, वैसे तो आप 200 500 1000 रुपए बड़ी मुश्किल से इन्वेस्ट कर रहे थे, थोड़ी बहुत सेविंग वगैरह इन्वेस्टमेंट करके कुछ एफडियां, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी कुछ बनानी शुरू की। जहां ही आपके डियरेस्ट फैमिली मेंबर के साथ में कुछ होता है, तो आप बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां पे खाली टेस्ट करा के आ जाते हो। मेरा एक जानकार है, तो उसकी मदर के कुछ दिक्कत हुई पेट के अंदर, तो उसको लगा कि यार बड़ी दिक्कत हो गई है, उठा के सीधा दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पता नहीं कौन कौन से, यहाँ से वहां से, लेफ्ट से राइट से, कौन कौन से टेस्ट ही कर दिए। एक दो दिन वहां पर बुलाया, तो 12-13 लाख रुपए का बिल बना के वापस भेज दिया। जब उसने बाद में चेक कराया, तो पता लगा तो ये सारा का सारा बिल तो टेस्ट वेस्ट कराने का ही था। वो टेस्ट की रिपोर्ट आई, सब कुछ ठीक है। और 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 वहां पर बड़े से बड़े डॉक्टर की जो विजिटिंग फीस थी, वहां पर 5 स्टार एसी कंडीशनर, 5 स्टार होटल की तरह, 7 स्टार होटल की तरह का जो 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 आजकल हॉस्पिटल होते हैं, वो लगता है पता नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं कि 7 स्टार होटल में जा रहे हैं। तो वहां पर कर करा के 2 4 5 दिनों के अंदर लाखों रुपए का बिल बना के वो कर दिया। क्योंकि पॉइंट क्या था, अब इमोशनल अटैचमेंट है, किसके साथ में? मदर के साथ में, रिश्ता ही ऐसा है। तो बहुत अमेजिंग है, तो बेस्ट होना चाहिए, तो बेस्ट कराया। सारी उम्र माँ पालती रही, तो आज जो है हम उसका ध्यान ही रखेंगे। अरे भैया, मेडिक्लेम ले लो, मेडिक्लेम ले लो, बढ़िया से ढंग की अच्छा सा प्रीमियम जाएगा। उसके प्रीमियम में तो हम इतनी नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो 12 13 15 लाख रुपए खर्च आते हैं। क्यों नहीं करवा रखी? मतलब ना, हम वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन गए हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? हम वेल्थ डिस्ट्रॉयर बन रहे हैं। कभी क्रेडिट कार्ड के अंदर हमारी इमोशनल पेमेंटें जा रही हैं, कभी ये मेडिक्लेम ना होने की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर एकदम से खटक पैसे निकल जा रहे हैं, और हम इमरजेंसी फंड क्रिएट कर नहीं रहे हैं। तो हमारा माइंड ना हैक कर रहा है, और क्या हो रहा है कि एक्टिव इनकम
आती बाद में है, चली पहले जाती है, टिकते ही नहीं है पैसे, टिकते ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है वेल्थ क्रिएशन की एरिया के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि भाई अपनी इंश्योरेंस चेक करके मेडिक्लेम तो करवा लो और लाइफ कवर ले लो, लाइफ कवर अपना भी अपने फैमिली मेंबर का भी लाइफ कवर ले लो। देखो आपको वो करवाने की जरूरत नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली, यूलिप करवा लिया, नो, प्योर 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 लाइफ कवर, बस प्योर सुखी सुखा लाइफ कवर करा के रखो। दो चीजें करा के रखो, जैसे आजकल तो 1 करोड़ के पीछे 4-5 हजार रुपए या 10 हजार के पीछे 1 करोड़ की इंश्योरेंस हो जाती है। आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की अपनी करवा के चलो। ये एक बहुत बड़ा चेक है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपकी वेल्थ को मेंटेन रखने का। अब देख लो, अब 90 डेज के अंदर जो जो आपने काम करने हैं ना, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, अगले हफ्ते ये कर लिया, उसको वीक वाइज डिवाइड कर लो। तो अब इन सभी कामों को निपटाते चले जाओ ताकि आप कैश रिच लाइफ की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। चलो आगे देखो, मनी ना इज ऑल अबाउट 3 एस्पेक्ट। 3 एस्पेक्ट होते हैं मनी की क्रिएशन के अंदर। पहला है क्रिएशन, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट, क्रिएशन ऑफ कैश फ्लो। तो क्रिएशन की तरफ हम कई बार ध्यान नहीं देते, सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खाली मॉनिटरिंग करने से क्या होगा, पहले क्रिएशन करनी है, फिर उसकी मैनेजमेंट करनी है और फिर उसकी मॉनिटरिंग करनी है। खाली मॉनिटरिंग के टूल लगाने से नहीं होगा। कुछ लोग मुझसे एज ए कैश फ्लो कुछ बात करते हैं, वो कहते हैं जुम्मन हमने आपके सारे के सारे मॉनिटरिंग के टूल लगा लिए लेकिन मनी तो बढ़ी नहीं रही। मैंने कहा पहले 2 स्टेप कहाँ भूल गए आप। कैश फ्लो के अंदर पहला स्टेप क्या है, क्रिएशन, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा मॉनिटरिंग। तो क्रिएशन करते हैं भाई, क्रिएशन तो आपके बिजनेस मॉडल से होनी है ना। चेक कराओ, बनाओ, क्या बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर क्या बाहर वैल्यू दे रहे हो और कितनी वैल्यू उसके कोरस्पोंडिंगली आ रही है, और उसके अंदर कैश रिजर्व क्रिएट हो रहे हैं क्या। तो यानी कि बिजनेस मॉडल की वजह से कैश रिजर्व क्रिएट होंगे। मिशन टू मिलियन है आपका, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस की लाइफ को इंपैक्ट कर रहे हो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी, ऑनलाइन मीटिंग जूम पे हो रही थी बिजनेस ओनर के साथ में। तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ बताओ, आज बता दो, दिल खोल के बता दो कि आपका विजन क्या है। उन्होंने कहा मेरा विजन है जगमोहन 15,000 करोड़ की कंपनी को तैयार करना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जब वो 15,000 करोड़ बोल रहे थे ना, तो वो ऐसे थोड़ा लग रहा था, घबरा रहे थे, कुछ बात हो रही थी। मैंने कहा 15,000 करोड़ चलो ठीक है, हाँ ऐसे अब तो लोग 1 लाख करोड़ भी डिक्लेयर कर रहे हैं, 15,000 करोड़ ठीक है। तो मतलब पहले तो मैंने उसको नॉर्मलाइज किया कि भाई आप 15,000 करोड़ की कंपनी आगे क्रिएट करने वाले हो। बट मैंने फिर उनको रियलाइज कराया कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अमेजिंग बात है, आप 15,000 तो क्या 1.5 लाख करोड़ की कंपनी क्रिएट करो। बट कंपनी क्रिएट करना विजन नहीं हो सकता। कंपनी क्रिएट करना विजन नहीं हो सकता। कंपनी क्रिएट करना 15,000 करोड़ की हो सकता है, आपका एक माइलस्टोन है आपकी लाइफ का। कोई 5 करोड़ की कंपनी बना ले, कोई 50 करोड़ की कंपनी बना ले, कोई 50 लाख की बना लो, उसका क्या दिक्कत है। सुकून होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब भी पीछे मुड़ के देखो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइफ एकदम साफ सुथरी है, आगे बढ़ो तो उत्साह होना चाहिए, एक उत्तेजनापूर्ण उत्साह होना चाहिए जिंदगी जीने का। और आसपास आपके फैमिली के बच्चे, परिवार, दोस्त, यार, सोसाइटी, सब जगह पे आपकी तसल्ली है। तो आप चाहे 5 लाख की कंपनी में चलाओ, चाहे 50 लाख की चलाओ, चाहे 5 करोड़ की चलाओ, चाहे 50 करोड़ की चलाओ, 10,000 करोड़ की चलाओ, 15,000 करोड़ की चलाओ, दिक्कत ही कोई नहीं है। विजन नहीं हो सकता, ये विजन नहीं है, ये आपका माइलस्टोन है कि ये हमने ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, अच्छी बात है, टारगेट बड़े रखो। तो विजन क्या है, मैंने उनसे डिस्कस किया कि विजन ये है कि भाई अगर आप सोच रहे हो ना कि 15,000 करोड़ की कंपनी मैंने क्रिएट करनी है, इसका मतलब ये है कि आपने 15,000 या उससे ज्यादा 10 टाइम वैल्यू ऐड की है दुनिया की लाइफ के अंदर, जिसकी रिफ्लेक्शन में वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तो मैंने कहा रिसीविंग तो बता दिया आपने 15,000 करोड़ की, गिविंग क्या है, गिविंग क्या करोगे,
गिविंग क्या करोगे? कहते गिविंग बस बढ़िया काम करेंगे, कंपनी चलाएँगे। मैंने कहा क्या काम करते हो? फिर उन्होंने थोड़ा काम बताना शुरू किया तो पता लगा कि वो जो डील कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे मैंने बात की वो करते हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर यूएसपी क्या है? तो उन्होंने कहा इसके अंदर यूएसपी है कि जो मैं सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट एक बार सप्लाई कर देता हूँ ना, उसके बाद सामने वाले कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है। कल को मुझसे कोई उसकी सपोर्ट ले ले, बात कर ले, कैसे यूज़ करना है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई खराबी है तो मैं चेंज कर दूँगा। बेस्ट टू बेस्ट उसका इस्तेमाल होगा। पृथ्वी पे कोई ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट के अंदर डील करना। मुझे बहुत कुछ इसके बारे में मालूम है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, बहुत रिसर्च, आर-एन-डी, पीएचडी मैंने की हुई है। तो मैंने कहा ये हुई ना बात, यू आर इन बीइंग ऑफ सर्विस। हाँ, बीइंग सर्विस। बीइंग इन सर्विस, तो आपकी जो सर्विस है ना, आपकी जो बीइंग है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो सर्विस की पर्सनैलिटी है। तो सामने वाले को जो आप इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो और उसके अंदर अब आप क्या कर रहे हो, आप ये इंश्योर कर रहे हो कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस, आपकी सपोर्ट बहुत अमेजिंग है। अब उसके अराउंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। अकेले करना है कि पूरा कॉल सेंटर बना के करना है कि पूरी टीम बना के करना है कि एक एरिया में करना है कि सिटी में करना है कि स्टेट में करना है कि कंट्री में करना है कि वर्ल्ड में करना है। ऐसा करते करते लोगों की लाइफ में अमेजिंग वैल्यू ऐड कर दो कि आपकी सर्विस सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर ऐसी जबरदस्त है कि कमाल कर दो। उसके लिए आपने उनको जो कुछ भी देना है, तो उतने करोड़ों की वैल्यू जब आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी अपनी 15,000 करोड़ की कंपनी खड़ी हो जाएगी। बात तो ठीक है, एकदम सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मार्केटिंग भी करनी है, इन्फ्लुएंस भी करना है, वर्क भी करना है, केस स्टडी भी बनानी है। किसी एक की लाइफ में इम्पैक्ट करोगे तो 10 में करोगे, तो 100 में करोगे, तो 1000 में करोगे, तो लाख में करोगे, तो करोड़ में करोगे, तो रेफरल मॉडल आएगा। तो पॉइंट क्या दिया मैंने आपको? पॉइंट मैंने दिया कि जो क्रिएशन कर रहे हो कैश फ्लो की, वो अपने बिजनेस मॉडल से कर रहे हो, जिसका एक बड़ा क्लियर डिफाइंड विजन है कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो जितनी वैल्यू क्रिएट हुई उसका एक हिस्सा आपके बिजनेस के अंदर एज ए कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है। वहां से निकल के जब सैलरी की फॉर्म के अंदर, रेंट की फॉर्म के अंदर, इंटरेस्ट ऑन डायरेक्टर लोन की फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल वेल्थ के अंदर आया, तो आपकी पर्सनल वेल्थ क्रिएट हो रही है। जो आपकी एक्टिव इनकम होती है ना, वो बड़ी तेज होती है, बड़ी क्रिएटिव होती है, वो सबसे ज्यादा ग्रो कराती है आपकी वेल्थ को, और इनफिनाइट रिटर्न होती है आपके बिजनेस मॉडल के थ्रू जो आप अपनी वेल्थ क्रिएशन में इस्तेमाल करते हो। तो क्रिएशन में क्या किया आपने? अमेजिंग बिजनेस मॉडल विद अ विजन एंड यू आर क्रिएटिंग द कैश रिजर्व। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? देखो, मैनेजमेंट कैश फ्लो को करने के लिए बड़ा ही क्लियर मैं आपको बता चुका हूं कि कैश फ्लो का मॉडल आपके बिजनेस में काम कर रहा है। कैश फ्लो का मॉडल आपके बिजनेस के अंदर काम कर रहा है। अरे भाई, ये तो मैं कैश फ्लो का मॉडल बहुत डिटेल में उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको बताता रहता हूं, बता चुका हूं। देखो, JSAonline.in के अंदर जब आपने ज्वाइन किया हुआ है और लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला मॉडल है फाइनेंशियल समरी है, उसके बाद कैश फ्लो ही तो है। ये लो, इसके इंडेक्स के अंदर उसके प्रिंसिपल को दोबारा से समझ लो ना, प्रिंसिपल को समझ लेना, उसकी वीडियो देख लेना, उसकी वर्किंग कर लेना। मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो के लिए कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से, यानी कि जो कलेक्शन आपके पास आएगी उसका एक परसेंटेज रिजर्व में जाएगा। और जो आपने आउटफ्लो करना है, सबसे पहले किसकी पेमेंट करते हो? इसेंशियल्स की। उसके बाद किसकी पेमेंट करते हो? प्रायोरिटी की। उसके बाद किसकी पेमेंट करते हो? ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। उसके बाद किसकी पेमेंट करते हो? पेबल की। यानी कि आपने ना, पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो मॉडल पूरी तरीके से अपने बिजनेस के अंदर उतार के रखा हुआ है। इसको चाहे आप डायरी में बनाओ, इसको चाहे आप गूगल की शीट में बनाओ जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसको चाहे आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, टैली, बिजी, सैप, ओरेकल, बान, जोहो, नेविजन, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करके अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चाहे इसको ऑटोमेट कर दो। किसको? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो मॉडल। क्यों नहीं इसको आप एप्लीकेबल अभी तक पूरी तरीके से कर रहे हो? नहीं पता तो आप JSA ऑनलाइन में जाके समझ लो।
अगर पता है तो कर दो, अगर कोई चिंता परेशानी वाली बात आ रही है तो मेरे से बात करो, वन टू वन बात करो, वन टू वन बात करो, मिलो मुझसे, ऑनलाइन मिलो, फोन पे बात करो, और जो करना है करो ना, मेरी टीम के थ्रू सपोर्ट लो, लेकिन मैनेजमेंट तो करनी है ना कैश फ्लो की। यहाँ आपने क्रिएशन कर ली अपने बिजनेस मॉडल के द्वारा, क्रिएशन करके अब उसको मैनेज भी तो करना है। बिजनेस का मैनेज कैसे होगा? कैश फ्लो मॉडल से। और पर्सनल लाइफ का कैसे होगा? 6 जार इन लाइफ के अंदर। ये देखो 6 जार भी तो दिया हुआ ना मैंने यहाँ पे, ये देखो 6 जार सिस्टम ये दे रखा है आपको, पूरा का पूरा सिस्टम 6 जार के हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, सारा का सारा पूरी तरीके से आपके पास अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? जैसे ऑनलाइन के अंदर अवेलेबल है। तो करते जाओ ना, इसकी वीडियो देखो, फॉर्मेट देखो, वर्किंग देखो। अगले 90 दिनों के अंदर टारगेट बना लो अपना, अगले 90 दिनों के अंदर टारगेट बना लो कैश रिच लाइफ के लिए। जो मैंने फंडामेंटल आपको बताए हैं, सारे के सारे फंडामेंटल वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक अप्लाई करते जाओ। क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया पर्सनल यूज के लिए, नया लोन ले नहीं रहे, सेविंग आप कर रहे हो, 6 जार सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया है। बिजनेस के अंदर कैश फ्लो मॉडल आपका काम कर रहा है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखो कितना अमेजिंग तरीके से, पूरा का पूरा मैकेनिज्म अब आपको मालूम भी है। लेकिन सच्ची मुच्ची रियल लाइफ के अंदर कैश फ्लो की मैनेजमेंट में ये इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया? आप देखो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या आपकी लाइफ के अंदर, मैनेजमेंट क्या हो रही है कैश फ्लो मॉडल से और 6 जार सिस्टम से? नहीं हो रही तो कर दो, कर दो, कर दो। टाइम आ गया है, 90 दिनों का फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। मॉनिटरिंग कैसे करोगे? कैश फ्लो की कैसे करोगे? वीकली एक एमआईएस तैयार कर लो, जो नंबर आपने देखना है। बिजनेस का है तो बिजनेस की वीकली एमआईएस फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस। पर्सनल की है तो पर्सनल के कुछ पैरामीटर बना लो ना। अच्छा, बिजनेस की मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करना, ये मंथली रिव्यू का पार्ट है। और नेट वर्थ को देखना पर्सनल वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है, जो कि मंथली एक्टिविटी होगी। तो ये आप क्या कर रहे हो? मॉनिटरिंग कर रहे हो। पॉइंट बड़ा ही सिंपल है, पॉइंट एकदम सिंपल है कि जो फंडामेंटल आपने सीखे हैं, उन फंडामेंटल को आप पूरी तरीके से अब जैसे ऑनलाइन की मदद लेते हुए इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप ना फ्लड करो अपनी बिजनेस को, अपनी लाइफ को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। एक बार ना क्विकली रिकैप कर लो कि ये जो आप अगले 90 दिनों के अंदर कैश रिच लाइफ में करने जा रहे हो, कि सेविंग को आपने मेन बना दिया, प्रधान बना दिया, इंपॉर्टेंट बना दिया, क्योंकि अब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग पूरी तरीके से मालूम है आपको। आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हो सेविंग में, एफडी में, पीपीएफ में, डेब्ट फंड के अंदर, और ग्रो भी साथ साथ कराते चले जा रहे हो। बड़े अमेजिंग तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, मतलब कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी, यूएस स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो पूरा का पूरा मैनेज आप कर ही रहे हो। कैसे भाई? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से। इमरजेंसी फंड के नाम से माइंड को हैक करते हुए 1 साल के बराबर का आपने फंड हमेशा अपने पास रखना है। और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो ट्रैप है। और जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अपने बच्चे का नाम ध्यान रखते हुए करो, तो आपको इन्वेस्टमेंट लगातार होती चली जाएगी। नया लोन नहीं ले रहे, ईएमआई की जगह अब आपका माइंड शिफ्ट कर रहा है। मेडिक्लेम और लाइफ कवर आपने पूरी तरीके से ले लिया है। क्रिएशन के अंदर आप अपने बिजनेस मॉडल देख लो, उस विजन के लेवल का बिजनेस मॉडल है ना आपका। नहीं है तो एक 4 AM लगा के, होटल चेक इन करके आप जो है निकल जाओ ना, आउट ऑफ ऑफिस निकल जाओ, बैठ जाओ, सोच लो, क्रिएट कर लो, बिजनेस मॉडल को अपग्रेड कर लो, ताकि कैश रिजर्व क्रिएट हो। वो बिजनेस रन करने का क्या फायदा कि पैसा ही खाता चला जा रहा है बिजनेस आपका? कोई फायदा नहीं है। विजन के हिसाब से मैनेजमेंट कर लो कैश फ्लो की थ्रू, कैश फ्लो मॉडल इन बिजनेस और 6 जार इन लाइफ के द्वारा। और मॉनिटरिंग कैसे करोगे कैश फ्लो की? वीकली एमआईएस से और मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग से, ताकि आपकी नेटवर्क क्रिएट होती रहे। दिस इज इट माय डियर फ्रेंड, दिस इज इट। कोई सवाल अभी आपका आ रहा है तो प्लीज 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 आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। और कैसा रहा अभी आपके लिए सेशन जो लाइव है? जरा चैट बॉक्स में कमेंट कर दें, या क्वेश्चन पूछ लें। सुशील धवन जी, अ वेरी इजी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ थ्रू हैबिट,
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। इट इज द हैबिट डेवलपमेंट इन 90 डेज, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें अच्छे से खुल के सामने आ गई है कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए आपकी लाइफ के अंदर। थैंक यू के महेश्वरी जी, थैंक यू कमल मलिक जी, थैंक यू एवरीबडी एंड एवरीवन। आप जो रिप्लाई कर रहे हो तो मुझे पर्सनल करने की जगह आप रिप्लाई टू पैनलिस्ट की जगह एवरीवन करो। ओके, ग्रेट ग्रेट गुड ग्रेट फैंटास्टिक, सो यू आर लाइव विद मी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अदरवाइज अगेन वी आर मीटिंग द नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट सैटरडे, इनफैक्ट नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू इनसाइट। हाँ, न्यू इनसाइट, पूरी तरीके से न्यू इनसाइट के साथ में हम आएंगे। थैंक यू संजय नरवाल जी, आप तो हम हर 5 AM में लाइव रहते ही हैं। अमेजिंग अमेजिंग। और जिस तरीके से आप नए नए बिजनेस और वेंचर के अंदर जा रहे हो और क्रिएट कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू संजय जी, गोइंग ग्रेट, गोइंग ग्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय।